हे एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु एक बार फिर से स्वागत करता हूं देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए विद्यार्थियों का ओगू दी ऑनलाइन गुरु प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है हमारे जेई और नीट के एग्जाम के लिए। राइट, सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फिजिक्स का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिट को स्टार्ट करने से पहले यानी पढ़ाई करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि पढ़ाई करनी कैसे है। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा टॉपिक है, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को हम 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डील करते हुए चलेंगे। और यूं तो जो ये हमारा टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और फिजिक्स में खासकर की 12th क्लास के ट्रैक में कई बार इसके फंडामेंटल्स रिपीटेटिव मोड पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, जो कुछ आप इस यूनिट में सीखेंगे वो आपको कई बार हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस यूनिट को पढ़ना कैसे है। तो देखिए, हम बात करेंगे 3 डिफरेंट सेक्शंस की, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट जनरल रिलेशंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या होते हैं जनरल रिलेशंस, बेसिक फॉर्मूले, रिलेशनशिप्स, फिजिकल क्वांटिटीज, पैरामीटर्स, जितने भी तरीके की चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें, उन सभी के बारे में सारे रिलेशन हम जनरल रिलेशंस के टॉपिक में कवर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आप नीट कहें या जेई, 4 ऑप्शन में से एक सिंपल सा आ जाता है चूज करने के लिए। तो अगर हमें 6, 7, 8 तरीके के जो जनरल रिलेशंस हैं, यदि उन पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उन प्रॉब्लम्स में 100% स्कोर करके आएंगे। मोरओवर, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो डेरिवेशन वाला पार्ट आता है इस पर्टिकुलर यूनिट से, दैट इज आल्सो फ्रॉम जनरल रिलेशंस, वो भी जनरल रिलेशन से आता है। ऑलराइट, दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन है सर्किट सॉल्विंग का, और इसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। दुनिया के किसी भी सर्किट को सॉल्व करना भी हम सीख सकते हैं सर्किट सॉल्विंग में, क्योंकि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में वी विल बी लर्निंग अबाउट द यूनिवर्सल मेथड्स फॉर सर्किट सॉल्विंग एज वेल। ऑलराइट, कई तरीके की बातें आपको ऑलरेडी पता है। अपनी अभी तक की स्टडीज में आपने रेसिस्टर्स को कंबाइन करना सीखा, उनके सीरीज कॉम्बिनेशन और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ हद तक हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अब हम बैटरीज या सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये 2 यूनिवर्सल लॉज हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी सर्किट के बारे में कुछ भी कंक्लूड किया जा सकता है। ऑलराइट, लेकिन सर्किट सॉल्विंग में मैं आपको अपनी तरफ से एक टिप जरूर देना चाहूंगा। वो टिप ये है कि जब भी आपके सामने कोई सर्किट हो, कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि सर्किट में सभी आर्म्स में फ्लो होने वाले करंट के बारे में हमें जानकारी हो। Once you are able to determine the value of current flowing in the different arms of the circuit, you will be able to determine the rest of the things as well. यदि आप सर्किट की प्रत्येक आर्म में फ्लो होने वाले करंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब है यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी क्या है, पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी क्या है, किस रेसिस्टर में कितना हीट डिसिपेशन है, किन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारी छोटी छोटी बातें आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है सर्किट जब सामने आए तो उसके हर एक काम में करंट निकालने की कोशिश करना, और वो करंट निकलेगा कैसे वो आपको मैं सिखाऊंगा। और फिर बात आएगी मेजरिंग डिवाइसेस की, मेजरिंग डिवाइसेस की। ऑलराइट, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। बात आ गई समझ में? तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं हमारे जनरल रिलेशन के साथ, और जिसमें पहला रिलेशन जो है वो पहला रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक करंट छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट? कैपिटल आई से इसे डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज, क्या कहेंगे अब ध्यान से सुनिएगा, आई विल बी इक्वल टू dq बाय dt, छोटा चार्ज बाय छोटा टाइम, dq by dt, that will be equal to q by t as well.
अब आई जो है वो छोटा बाय छोटा, छोटा चार्ज जो फ्लो कर रहा है छोटे से समय में, ये हमेशा होगा। दिस विल बी ऑलवेज वैलिड। ये वाला जो फॉर्मूला है, छोटा बाय छोटा, स्मॉल बाय स्मॉल, दिस इज ऑलवेज वैलिड। लेकिन अगर हम टोटल बाय टोटल के बारे में बात करें, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, ये तभी वैलिड होगा ओनली इफ करंट इज कांस्टेंट। ओनली इफ करंट इज कांस्टेंट, सिर्फ तभी जब आपका करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट कांस्टेंट हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर? आप ये भी बोल सकते हैं ओनली इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सर? चार्ज के फ्लो करने का रेट, चार्ज के फ्लो करने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इक्वल समय में यदि इक्वल चार्ज ही फ्लो करता हो, यूनिफॉर्म रेट से फ्लो करता हो, तो आप कहेंगे कि आपका करंट टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम भी लिखा जा सकता है। अदरवाइज आपका करंट छोटा चार्ज बाय छोटा टाइम तो होगा, बट इट वोंट बी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ये इसके बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया की हर एक चीज जिसे भी रेट की टर्म में या डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में डिफाइन किया जाता है, वो छोटा बाय छोटा तो हमेशा होता है, मगर वो टोटल बाय टोटल सिर्फ तभी होगा ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द रेट इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कशन हो ही रहा है तो चलो बच्चों बात कर लेते हैं एक नोट के बारे में। ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने बात की है लीनियर डेंसिटी की, आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं और लीनियर मास डेंसिटी के बारे में भी। मास डेंसिटी का जिक्र हम 11th क्लास में किया करते थे, क्योंकि हमने रोटेशन के बारे में बात की, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बारे में बात की, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात की, और हमने बहुत सारी चीजों में कॉन्टिन्यूअस सिस्टम से डील किया है, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल की फॉर्म में ना होकर बल्कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता था, जैसे कि एक रॉड, रिंग, डिस्क वगैरह वगैरह। वही सारी बातें जो 11th क्लास में आपने मास से डील करने के दौरान सीखी है, वही सारी बातें 12th के ट्रैक में आप चार्ज से डील करने के दौरान सीखते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू दिस। आप 12th में बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? डिनोट किया जाता है इसे लैम्डा से। सिमिलरली आप बात करते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी की, एरियल चार्ज डेंसिटी की डिनोट किया जाता है इसे सिग्मा से। एंड सिमिलरली आप बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, और इसे डिनोट किया जाता है रो से। पहले समझ रहे हैं छोटी छोटी बातें, फिर करेंगे बड़े बड़े सवालों को भी सॉल्व। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा जो होता है, ये हमेशा ही dq बाय dx होता है। dq बाय dx, छोटा चार्ज बाय छोटी लेंथ, बट कभी कभी ये टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ भी हो सकता है, कभी कभी। ऑलराइट, सिग्मा जो होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, ये हमेशा ही छोटा चार्ज बाय छोटा एरिया dA या ds होता है, मगर कभी कभी ये टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया भी होता है। एंड सिमिलरली जो रो है, ये हमेशा ही छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम होगा, मगर कभी कभी ये टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम भी होगा। व्हाट इज दैट कभी कभी वाली कंडीशन? आप बार बार बोल रहे हो सर, कभी 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 कभी। वो कभी कभी वाली कंडीशन क्या है? कभी कभी वाली कंडीशन है ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ऑलराइट, बात आई कुछ कुछ समझ में? जब जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सर? चार्ज का लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, या चार्ज का एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर चार्ज का वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बात करें, यदि वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सिमिलरली यदि रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म होगा, तो आप कहेंगे कि टोटल बाय टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैलिड है। अदरवाइज हर चीज छोटा बाय छोटा हमेशा होगी, मगर टोटल बाय टोटल सिर्फ तभी होगी ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। फिजिक्स में कैलकुलस का प्रयोग कहां करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कब याद करना है, इसकी जड़ कहीं ना कहीं इसी बात में बेस्ड है।
अगर आप समझें तो जब जब आप यूनिफॉर्मिटी से डील करेंगे, आप टोटल बाय टोटल की फॉर्म में अपने एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्मिटी से डील करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको छोटा बाय छोटा यानी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन से डील करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलस एज वेल। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं इस बारे में कि कौन कौन सी ऐसी बॉडीज होती थी जिनके में लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज होती थी जिनमें एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, और कौन कौन सी ऐसी बॉडीज होती थी जिनके वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो आपको याद दिला दूं, देखिए लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस में होता था, रॉड में, रॉड राइट, एक पतली सी तार रॉड, उसी पतली सी तार को यदि मोड़ दिया जाएगा तो फिजिक्स में वही कहलाती है क्या, रिंग, वही क्या कहलाती है, रिंग, या एक पतला सा धागा जो कहलाता है स्ट्रिंग, या फिर हो गई हमारी स्प्रिंग। तो रॉड, रिंग, स्ट्रिंग, स्प्रिंग एक्सेट्रा, इन सभी तरीके की बॉडीज के ऊपर चाहे आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें या फिर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवर द लेंथ, ऑलराइट, लंबाई के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया। एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में होगा, तो आप कहेंगे सर जितनी भी चीजें चपटी होती है, प्लेनर होती है, या जितनी भी चीजें खोखली होती है, हॉलो होती है, उनका चार्ज या उनका मास उनके सरफेस एरिया पर ही लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे डिस्क की, आप बात करेंगे प्लेनर शीट की, या आप प्लेनर को ही टेक्निकली और क्या बोलते हैं, लैमिनार, लैमिनार, लैमिना ऑब्जेक्ट्स या लैमिनार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, ऑलराइट। तो उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी अनडाउटेडली ओवर द एरिया। फिर आप बात कर सकते हैं हॉलो ऑब्जेक्ट्स की, हॉलो ऑब्जेक्ट्स की, ऑलराइट, ठीक है। हट बिल्कुल नहीं रहे हैं इस टॉपिक से, पढ़ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन समझ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां इस्तेमाल होता है। बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, आई मीन रो की। तो आप कहेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर एक्सेट्रा, इन सभी में क्या होगा, इन सभी में आप वॉल्यूम के ऊपर मास का या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। So this is one thing, this is one, right? Another example is, other example, see, other examples. If I talk about pressure, all right? यदि मैं बात करूं प्रेशर की, प्रेशर की, तो हमारा जो प्रेशर होता है P, प्रेशर जो होता है P, ये होता है हमेशा ही छोटा फोर्स बाय छोटा एरिया, छोटा फोर्स बाय छोटा एरिया। मगर ये टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया भी होगा जब आप क्या बोलेंगे, ओनली इफ आपका जो प्रेशर है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट है सिर्फ तभी। एंड सिमिलरली यदि मैं बात करूं पावर की, पावर, सो यू से दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इसी को आप टोटल वर्क बाय टोटल टाइम सिर्फ तभी लिख पाएंगे जब आप कहेंगे कि आपका पावर कैसा है, ओनली इफ आपका पावर कैसा हो, कांस्टेंट हो। यदि आपका पावर कांस्टेंट नहीं है, यदि आपका पावर कांस्टेंट नहीं है, तब पावर निकालने का तरीका क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये पावर का फॉर्मूला यूज होगा पावर इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और एवरेज पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऑलराइट। एवरेज के लिए ये, इंस्टेंटेनियस के लिए ये। सिमिलरली यदि मैं करंट के बारे में बात करूं तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट हमको नहीं पढ़ना है, हमें छोटी सी बात ये समझ में आनी चाहिए कि यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं, जिसे हम परिभाषा के मुताबिक कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका फॉर्मूला हमेशा ही dq by dt होगा, यानी कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट पहले रिलेशन से ही शुरू हो चुका है। और ये टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम सिर्फ और सिर्फ तभी होगा ओनली इफ द करंट फ्लोइंग इज कांस्टेंट। इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें भी की जा सकती है, जैसे यदि करंट के बारे में मैं बात करूं तो अपने आप में कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम स्केलर या कई जगह आपको देखने को मिलेगा टेंसर, ऑलराइट। स्केलर क्या होता है, क्यों इसे टेंसर फिजिकल क्वांटिटी लिया जाता है, ये सारी बातें समझाने के लिए छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन का इस्तेमाल करेंगे।
So after this particular lecture, you will be getting a concept booster session CBS, जिसमें हम बहुत सारी थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल बातों को बहुत डिटेल में समझते हैं और बहुत बेसिक लेवल से ही समझते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये कुछ समझ में तो आ रहा है, मगर कुछ थोड़ा सा और जानकारी मिल जाती तो मजा आ जाता, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन को जरूर देखिएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक अप टू द बेस्ट। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, स्केलर या टेंसर फिजिकल क्वांटिटी आप इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज, यदि आप बात करें तो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है। फंडामेंटल डिराइव्ड याद है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सीखा था, तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है, ठीक है। और इसकी अगर एसआई यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से आप इसे डिनोट करेंगे। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होगी? कैपिटल ए enclosed within square brackets. Alright? तो चलिए अब बात करते हैं छोटे छोटे सवालों की जो इस छोटे से फॉर्मूले पे बेस्ड है, मगर जेई हो या नीट दोनों तरीके के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आई होप द एसेंस इज क्लियर टू यू कि कब आप छोटा बाय छोटा और कब आप टोटल बाय टोटल लिख सकते हैं। पूरी फिजिक्स में ये बात वैलिड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो केस 1, इससे पहले कि मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊं, केस 1 ध्यान से देखना। यदि आपका चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, देन इन दैट केस यदि कोई आपसे बोले कि करंट निकालिए एट t इक्वल्स टू t नॉट, तो आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू dq बाई dt की वैल्यू, dq बाई dt की वैल्यू एट t इक्वल्स टू t नॉट, एट t इक्वल्स टू t नॉट। फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम उठाकर चलते हैं। देखिए गिवन है चार्ज flowing through a metallic conductor, charge flowing through a metallic conductor, एक मेटालिक कंडक्टर में से फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो समय के साथ साथ कैसे फ्लो हो रहा है ये आपको दिया हुआ है, is given by q equals to 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। ऑलराइट, आपसे कहा गया है डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है। करंट बताइए, करंट फ्लोइंग एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, करंट फ्लोइंग एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। और दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि ये बताइए टाइम एट विच करंट सीजेस, वो समय बताइए जब आपका करंट जो है वो करंट रुक जाएगा। सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम आपके सामने है, चार्ज की वैल्यू 2t स्क्वायर, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। मैं यहां बेशक आपकी समझ के लिए मेंशन भी कर देता हूं, देखिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। और आपसे पूछा गया है कि बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, और ये बताइए कि कौन सा वो टाइम इंस्टेंट होगा जब आपका करंट रुक जा रहा हो। ये भी सोचना जरूरी है कि ऐसा आवश्यक नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि करंट रुक ही रहा होगा, ये भी तो चेक करने वाली बात है। ऑलराइट, तो चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। हम कहेंगे कि देखो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, पहले उसे गैदर करते हैं। गिवन चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। राइट, देखिए आप यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 एक रैंडम सा एक्सप्रेशन मैंने लिया है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहां आपसे कहा जाता है फर्स्ट पार्ट आपको करंट बताना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, क्या करते हैं dq बाई dt निकाल लेते हैं at t equals to 2 seconds. All right, so that will be equal to d by dt of 2t square minus 3t plus 4 at t equals to 2 seconds. हालांकि डिफरेंशिएशन आप सभी को आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, फिर भी जिन बच्चों को समस्या है, पहली बार देख रहे हैं अभी के लिए,
तो एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूं, और जो बच्चे ओरली कर पाए उन्हें फटाफट से ओरली करना चाहिए। तो देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर सेपरेबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां जहां प्लस माइनस साइन है वहां वहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को तोड़ दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 2t², फिर आ गया माइनस साइन, फिर आया डी बाई डी टी ऑफ 3t, फिर आया प्लस साइन, फिर आया डी बाई डी टी ऑफ 4, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस पूरे में डालेंगे t की वैल्यू 2 सेकेंड्स। ध्यान रहे, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 2 सेकेंड्स डाल देंगे। ऑलराइट, सो अगली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पहली देखो, वैसे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता होगा, है ना, फिर भी आपके लिए पहली बार कर रहा हूं तो डिटेल में बोर्ड पे कर दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर आप में से किसी भी बच्चे को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, या ये जानने में समस्या हो कि पता ही नहीं चलता सर फिजिक्स में कहां कहां कैलकुलस का इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 2 कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन भी डिसाइड किए हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के बाद वो कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन आपको मिलेगा जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी, इलेक्ट्रिकल साइंस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स का। तो आप में से किसी को भी यदि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में समस्या हो तो आप उस कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन को देखिए, यकीनन आपकी पूरे 2 साल की फिजिक्स 11th 12th एंड यस ऑब्वियसली हायर फिजिक्स भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं भाई। सेकेंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है जहां जहां प्लस माइनस साइन वहां वहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को तोड़ डालो। तोड़ दिया सर। दूसरी प्रॉपर्टी, जो भी चीजें कॉफिशिएंट की तरह, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स की तरह या कांस्टेंट कॉफिशिएंट की तरह बिहेव करती हैं, उन्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से चुपचाप बाहर ले जाइए। तो यहां 2 बाहर आ गया, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ t², माइनस यहां 3 बाहर आ गया, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ t, प्लस यहां तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, उसे मैं अगले स्टेप में 0 कर दूंगा। राइट, और डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको याद दिला दूं भाई। डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता था? डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता था, यदि मुझे कोई बोले d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n निकालो बेटे, तो क्या कहेंगे, n मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाती है। पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाती है, तो देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 - 1, जो बच्चे कर पा रहे हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा, -3 dt बाई dt, ये हो जाएगा 1, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इस पूरे में आपको क्या डालना है, t की वैल्यू 2। तो देखिए, जो बच्चे ओरली भी कर सकते हैं वो क्या कहते, यहां 4t - 3 आता, तो यहां से भी देखिए 4t - 3 आया है। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि करंट जो निकल कर आएगा t = 2 सेकेंड्स पे, वो निकल कर आएगा 4t - 3, 2t² - 3t + 4 को डिफरेंशिएट करोगे, ये आएगा 4t - 3, इसमें डालेंगे t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, यानी आपके पास आएगा 4 × 2 - 3। इसका मतलब करंट एट t = 2 सेकेंड्स, ये निकल कर आ जाएगा 8 - 3, दैट इज 5 एम्पियर्स। सो इट इज 8 - 3, दैट इज 5 एम्पियर्स। ऑलराइट, ये तो जवाब आया हमारे पास पहला वाला। दूसरा सवाल याद है? दूसरा सवाल हमसे पूछा गया था कि बताइए वो टाइम कितना होगा जब जाके हमारा करंट रुक जाएगा। राइट, फाइंड द टाइम एट व्हिच करंट सीजेस। तो आप बोलोगे फॉर करंट टू सीज का मतलब क्या है, स्टॉप। आप बोलेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी कर दो बेटे, 0। भाई 0 एम्पियर कर दो, रुकने का मतलब क्या है, फ्लो ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि dq बाई dt ये 0 है। जरा गौर कीजिए, सवाल में आपको दिया है 2t² - 3t + 4। तो गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर i जो है वो dq बाई dt तो है, मगर वो q बाई t के बराबर नहीं है, मगर वो q बाई t के बराबर नहीं है। आपने इसे आगे प्रूव भी किया कि देखिए आपका जो करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल आ रहा है। आपका जो करंट है आप देख सकते हैं वो समय के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं, dq बाई dt को आपको 0 करना है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज d बाई dt ऑफ 2t² - 3t + 4 दैट हैज टू बी इक्वल टू 0।
यानी ये आएगा 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t माइनस 3t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0, सो इट इज 0, सो यू विल गेट 4t माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब t कितना निकल कर आ जाना चाहिए 3/4 या फिर आप इसे क्या बोलेंगे और 0.75 सेकेंड्स 0.75 सेकेंड्स। सो दैट्स योर रिजल्ट। ऑलराइट, ये निकल कर आ गया है आपका जवाब कि ये वो टाइम है, टाइम एट विच करंट सीजेस, ये वो समय है जब जाके आपका करंट रुक जाता है बॉस। ऑलराइट, बात आ गई समझ में? तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो था ये मॉडल 1 पे बेस्ड था, जिसमें हमारा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं केस 2 की, लेकिन केस 2 तक चलने से पहले मेरी बात मानिए, वीडियो को कीजिए पॉज एंड अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको कीजिए थोड़ा सा रिवाइंड एंड रिवाइज, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर डिस्कशन। ऑलराइट, फटाफट से रिवाइज करो तो। राइट, कर लिया रिवाइज? मुझे उम्मीद है आपने मेरी बातों को फॉलो किया होगा। रूल्स होते हैं कुछ, राइट, सक्सेस के। तो अगर एकेडमिक एक्सेलेंस, एकेडमिक सक्सेस चाहते हैं तो जो जो आपको कहा जाए वीडियो के दौरान उसे फॉलो जरूर कीजिएगा, और वीडियो के साथ ही नहीं बल्कि वीडियो के बाद भी। ऑलराइट, इस लेक्चर वीडियो के बाद आपको कुछ डीपीपीज, कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपको वो करना है। कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन दिया जाएगा, उसको भी करना है। और अगर किसी को, मैं फिर से दोहराता हूं, यदि कैलकुलस में किसी प्रकार की समस्या हो तो मैंने आपके लिए उसको भी एक अलग सेशन की तरह डिजाइन किया है। तो बिल्कुल साथ में चलना है और थकना नहीं है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। छोटे छोटे जो भी लैक्स हैं कनेक्ट करिए उन्हें और अपने आप में एक बहुत बड़ी सी रैंक फोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो वापस आते हैं। केस 2, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि करंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, देन आप क्या बोलेंगे? देन आप बोलेंगे I जो होता है वो dq/dt होगा। इसका मतलब यहां से dq जो होगा वो I dt होगा। इसका मतलब यदि मुझे चार्ज चाहिए तो वो इंटीग्रेशन ऑफ I dt हो जाएगा विद इन लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल, या फिर दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt विद इन लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल, t इनिशियल टू t फाइनल। ऑलराइट, ये आ जाएगा आपका दूसरा करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारे सामने सवाल रखा गया है, and that's the second problem for this particular session. प्रॉब्लम नंबर 2 आज की क्लास की। आपसे कहा गया है given that current जो है, current I that is equal to 2t square minus 3t plus 4। देखो वही एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं, है ना, मजा आ जाएगा भाई। दोनों तरफ से सोच लेंगे। अगर चार्ज ये दिया है तो करंट कैसे निकलेगा, करंट ये दिया है तो चार्ज कैसे निकलेगा। तो आपसे कहा गया है गिवन करंट जो है वो ये दिया गया है। ऑलराइट, दिस वन, find the charge flown from, find the charge flown till t equals to 4 seconds। आपको बताना है कि t equal to 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो कर चुका है। तो देखिए आप क्या कहेंगे भाई, अब की बार आप कहेंगे वी नो, आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और चार्ज तक जाना है, तो चार्ज और करंट को रिलेट करने वाला रिलेशन कौन सा है। उस रिलेशन लिखने से पहले एक बात और देख लो कि करंट जो है वो टाइम वेरिएबल है। समय बदलने के साथ साथ करंट बदल रहा है भाई। टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए करंट भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल है सर। तो छोटा बाय छोटा तो हमेशा होगा, मगर अब की बार क्या टोटल बाय टोटल होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, वी नो कि करंट जो है वो dq/dt है, मगर अब की बार वो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम नहीं होगा। कारण इसका, सिंस करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ऑलराइट, सो इसका मतलब आप बोलेंगे कि dq जो है वो I dt आया, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, dq का इंटीग्रेशन सर q मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I dt विद इन लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल। यदि ऐसा है तो देखिए आप क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे q टोटल, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q टोटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे कहा गया है
टी इनिशियल टू टी फाइनल हमको चाहिए बच्चों, और हमसे कहा गया है फाइंड द चार्ज फ्लोन टिल टी इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड तक, चौथे सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो किया है ये हमें बताना है। तो चौथे सेकेंड तक चार्ज कितना फ्लो किया है, मगर कब से? तो आप बोलेंगे सर शुरुआत से। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया कि भाई t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो किया है ये बताना है। तो करंट इंटू डी टी, करंट क्या है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 इंटू डी टी, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 इंटू डी टी। बात आ गई समझ में, राइट? सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की है कॉमन प्रॉपर्टी, क्या? दे आर सेपरेबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां जहां प्लस माइनस साइन आ रहा है वहां वहां डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर उसको दोनों को ही तोड़ा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, common property, that is whatever will be acting as the constant coefficient you can simply take it out of the differentiation or integration। जो भी चीजें कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रही हैं उन्हें भी चुपचाप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक 2t स्क्वायर dt माइनस 0 से लेके 4 तक 3t dt प्लस 0 से लेके 4 तक 4 dt। बात आ रही है समझ में? जहां जहां प्लस माइनस साइन है वहां वहां तोड़ लिया। अगली प्रॉपर्टी, जो भी चीज कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रही है उसे बाहर ले गए, तो t आ गया बाहर 0 से 4 तक t स्क्वायर dt माइनस 3 आ गया बाहर 0 से 4 तक t dt प्लस 4 आ गया बाहर 0 से 4 तक dt, 0 से 4 तक dt। अब आपको याद दिला दूं आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अभी के लिए। भाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस कर देते थे। इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड किया जाता है। सो x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फॉर n नॉट इक्वल टू माइनस 1। n माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बात, n माइनस 1 होता है यानी कि dx अपॉन x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन अलग से डिफाइंड होता है, वो होता है ln x या नेचुरल लॉग x। और कुछ बात और बता दूं मैं आपको, यदि आप इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखने का प्रयास करें तो आप इसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx लिख सकते हैं, यानी ये आएगा x की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1। इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू x। इसका मतलब आपकी जानकारी के लिए x की पावर n dx से तो जनरल फॉर्मूला हो गया, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x या नेचुरल लॉग x हो गया, और यदि सिंपल dx लिखा हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो जरा इसी को आगे बढ़ाया जाए तो देखिए क्या होगा, 2 t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ा दो, t की पावर कितनी है 2, एक बढ़ा दो कितनी हो गई 3, तो t की पावर 3 और उस बड़ी हुई पावर से कर दीजिए डिवाइड। मैं इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख देता हूं आप सभी के लिए, और जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ताकि हम हमारा फोकस फिजिक्स सीखने में ही रखें। मैं तब तक आपके बाकी साथियों की हेल्प कर देता हूं। सो ये आ गया t की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 विद इन लिमिट 0 टू 4 माइनस 3, ये आ गया t की पावर 1 है यहाँ पे बच्चों, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ t की पावर है ही नहीं यानी t की पावर 0, तो आप बोलेंगे t की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 यानी कि t आएगा। भाई जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, क्या बड़ी बात है ना? चलो तो हम क्या देख पाएंगे, इसका मतलब जो चार्ज आएगा हमारे पास टोटल दैट विल बी इक्वल टू 2 t की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 यानी t क्यूब बाय 3 आ गया विद इन लिमिट 0 टू 4 माइनस 3, ये आ गया t स्क्वायर बाय 2 विद इन लिमिट 0 टू 4 प्लस 4, ये आ गया t विद इन लिमिट 0 टू 4। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये आया 2 t क्यूब बाय 3 माइनस 3 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t, तो 2 t क्यूब बाय 3 माइनस 3 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t। अब क्या होता है लिमिट डालने का तरीका, सर जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर लिमिट डालिए, माइनस जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां लोअर लिमिट डालिए। तो आप कहेंगे 2 जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट 4 का क्यूब बाय 3 माइनस जहां जहां t है वहां वहां लोअर लिमिट यानी 0 का क्यूब बाय 3। ये बात समझ में आई? ऑलराइट भाई देखो,
जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है वो फिजिक्स पे फोकस करें, जिनको नहीं आता है मैं थोड़ी सी स्पीड में लेकर चल रहा हूं, ये अज्यूम करते हुए कि आपने अपनी 11th में कैलकुलस बहुत अच्छे से सीखी है। फिर भी अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, छुपाना बिल्कुल भी नहीं है खुद से, है ना। पहले रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट कीजिए कि हमें वो चीज नहीं आती है। फिर देखिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशंस, देखो फिर कैसे फटाक से आ जाएगी। ऑलराइट, कमिंग बैक, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आप क्या करेंगे, जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट यानी 4 माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट यानी कि 0। ठीक है, तो फिर देखिए क्या आएगा भाई, ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 बाय 3। ठीक है, माइनस ये निकल कर आ जाएगा 3, 4 का स्क्वायर इट इज 16 बाय 2 और ये 0 वाली टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 4 16। ऑलराइट, 4 इंटू 4, तो इसका मतलब है ये निकल कर आ गया कितना, देखो ये है 128 बाय 3, 128 बाय 3 माइनस अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 2 16 को काटेगा 8 पे, राइट, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 इंटू 4 16, है ना, 4 इंटू 4 16। तो आप देखिए निकल कर आ गया 128 बाय 3 माइनस 128 बाय 3 माइनस देखो माइनस 24 प्लस 16 है तो ये माइनस 8 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आप इसे लिख पाएंगे फर्दर 128, देखो एलसीएम ले लेंगे, माइनस 8 इंटू 3 दैट इज 24 बाय 3। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो देखो कितना निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी 28 में से 24 चला गया तो 4 बचा हमारे पास, ओवरऑल यूल गेट 104 बाय 3 कूलम्स। ठीक है, तो अगर आपका करंट, यदि आपका करंट दिया गया हो एम्पियर्स में तो आपका चार्ज आ जाएगा कूलम्स में। तो यहां सवाल में मुझे क्या देना चाहिए कि दिस मच ऑफ एम्पियर्स, दिस मच ऑफ एम्पियर्स। ऑलराइट, तो अगर करंट एम्पियर में दिया गया है तो ये करने के बाद आपका चार्ज किस में आ जाएगा, आपका चार्ज निकल कर आ जाएगा कूलम में। नॉर्मल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में ही तो बात है। ऑलराइट, तो पहले दो सवाल हमें समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है एग्जाम में कैलकुलस बेस्ड। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर कैलकुलस की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर भी आएंगे। सवाल है सवाल नंबर 3, गिवन चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम that is equal to AT minus BT square, AT minus BT square, all right, for A and B are positive constants, A और B हमारे positive constants हैं और T क्या होगा यहाँ पर, टाइम होगा, है ना, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। डिटरमाइन द टोटल चार्ज फ्लोन। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो दो सवाल मैंने आपको सिखाए हैं छोटे छोटे सवाल, उनको कंबाइन करके एक बड़ा सवाल बना दिया है। सो डिटरमाइन द टोटल चार्ज फ्लोन, डिटरमाइन द टोटल चार्ज फ्लोन बाय द टाइम करंट सीजेस। तो यानी करंट को सीज भी करना है और उसके बाद टोटल चार्ज भी निकालना है। ऑलराइट, करंट को सीज भी करना है और टोटल चार्ज भी निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को कीजिए पॉज एंड गिव इट अ शॉट, देन वील टॉक अबाउट इट कि कैसे हम इस तरीके के प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो गिव इट अ शॉट। तो कर लिया होगा आप लोगों ने अटेम्प्ट, तो चलिए बात कर लेते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन इट इज q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये गिवन है हमें AT माइनस BT स्क्वायर। ऑलराइट, इट इज AT माइनस BT स्क्वायर। आपसे कहा गया है टोटल चार्ज निकालना है जब तक करंट नहीं रुकता, ये करंट जिस मोमेंट तक रुक जाता है तब तक फ्लो हुआ टोटल चार्ज बताइए। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या यहां पहले ये निकालना जरूरी नहीं है कि करंट रुका कब है। बिल्कुल, सो आप बोलेंगे हियर करंट विल बी इक्वल टू dq बाय dt, मगर क्योंकि चार्ज जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है तो ये q बाय t नहीं होगा। सिंस
आने वाला करंट हम देख भी पाएंगे कि आने वाला करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल। सो जो करंट होगा दैट विल नॉट बी अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको देख भी सकते हैं। अभी देखिए, आप यहां कहेंगे कि यहां जो करंट आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एटी माइनस बी टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो क्या होगा, ए टी का डी बाई डी टी आप अलग से लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ए टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। फिर आप क्या कहेंगे, ए और बी कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, चुपचाप बाहर आ जाएंगे। सो यू विल से दिस इंप्लाइज करंट विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो देखो आप क्या बोलोगे, I विल बी इक्वल टू, ये तो आएगा dt बाई डी टी दैट इज 1 माइनस b इट इज 2t। ठीक है, तो I निकल कर आ गया आपके पास a माइनस 2bt। ठीक है जी, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। फिर हम ये बोलेंगे नाउ फॉर I टू बी इक्वल टू 0, यदि आपको ये निकालना है कि करंट कब रुक रहा है, भाई चार्ज फ्लो तो तब निकालेंगे जब करंट रुकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और करंट कब रुक रहा है ये निकालना जरूरी है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम इंस्टेंट वेयर द करंट स्टॉप्स। ऑलराइट, सो नाउ I इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज a माइनस 2b t नॉट, टी नॉट बोल दो वो समय जब करंट रुक जाता है। तो यहां से a कितना निकल कर आ गया, 2b t नॉट। इसका मतलब यहां से t नॉट निकल कर आ गया a बाई 2b। ये वो समय है जब आपका करंट जो है वो रुक जाता है। सो दिस इज द टाइम at which current stops, ऑलराइट, ये वो समय है जब करंट आपका रुक जाता है a बाई 2b। अभी के लिए ध्यान में रखिए। ठीक है जी, चलिए अब आप क्या कह सकते हैं, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था चार्ज, टोटल चार्ज। तो आपको याद है चार्ज जो निकलता है टोटल, ये कैसा निकलता है, ये निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी विद इन लिमिट्स टी आई टू टी एफ, integration of I dt within limits ti to tf, so that will be equal to integration of I dt। करंट आपने कितना निकाला है, a minus 2bt, तो करंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, a minus 2bt into dt within limits ti to tf। तो शुरुआत से लेके, भाई टाइम शुरुआत से लेके t नॉट तक यानी a by 2b तक, तो आप कहेंगे शुरुआत से लेकर a by 2b तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आ जाएगा हमारा जवाब। ऑलराइट, तो देखते हैं, इसका मतलब Q टोटल निकल कर आ गया है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a dt अलग हो जाएगा विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2bt dt अलग हो जाएगा विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b हो जाएगा जी। फिर आप क्या बोल सकते हैं, देखिए a चुपचाप बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt विद इन लिमिट्स 0 टू a बाई 2b माइनस 2b, देखिए बाहर आ जाएगा कांस्टेंट कोफिशिएंट t dt विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b। मेरा मानना यह है कि आपको ये सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b माइनस 2b t dt का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था, पावर एक बढ़ाई जाती है और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कैलकुलस में कंफर्टेबल ना हो तो पहले यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स वाला मेरा कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन देखिएगा जो मैंने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है, तब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये बात मैं कई बार बोल रहा हूं सो दैट कहीं भी आपको लगे कि डर लग रहा है बॉस, तो डरना नहीं है। राइट, तो देखो आप क्या करेंगे, जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट। सो यू विल से दिस इंप्लाइज Q टोटल विल बी इक्वल टू, दैट विल बी, देखिए यहां पे ये आया a t विद इन लिमिट्स 0 टू a बाई 2b, तो जहां जहां t है वहां वहां a बाई 2b डालिए, माइनस जहां जहां t है वहां वहां 0 डालिए, माइनस 2b, और ये आया था t स्क्वायर बाई 2, तो जहां t स्क्वायर बाई 2 में आया है वहां डालिए t स्क्वायर की जगह a बाई 2b का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। आप चेक कर सकते हैं, देखिए a बाई 2b का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। राइट, और 2b तो बाहर है ही। फिर आपने क्या पाया, देखिए ये निकल कर आया a इंटू a बाई 2b माइनस 2b इंटू, ये कितना निकल कर आएगा a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, मगर नीचे 2b है तो ये आ जाएगा 8b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता, मगर नीचे भी 2 है तो यानी ये 8 नजर आया, एंड इट इज
बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आया ए स्क्वायर बाय 2b माइनस, देखिए ये कैंसिल आउट होगा, b से b की एक पावर कटेगी, 2 से 8 को कैंसिल आउट करोगे तो 4 पे जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर बाय 4b। इसका मतलब यहां से क्यू टोटल कितना निकल कर आ गया, क्यू टोटल निकल कर आ गया, इट इज समथिंग लाइक हाफ माइनस 1/4, सो इट हैज टू बी 1/4, सो ये आ गया ए स्क्वायर बाय 4b एंड दैट्स योर रिजल्ट, राइट। दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोन, दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोन, यानी कि 0 से लेके a/2b समय तक, और ये a/2b कौन सा समय था, जिस समय पे करंट रुक जाता है। सो इट इज द टोटल चार्ज फ्लोन बाय द टाइम करंट सीजेस, जितने समय में हमारा करंट जो है वो करंट रुक जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे नीट के और जेई के, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने उसे पूरी तरीके से अभी केटर करके ही हम आगे चल रहे हैं। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार रिवाइंड करके रिवाइज करना देखना ना भूलें, है ना। एक बार रिवाइज कर लो, फिर डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैलकुलस की तरफ, विच मींस जहां जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं वहां वहां ग्राफ से भी तो डील कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप एंड इंटीग्रेशन से क्या मिलता है हमको, एरिया। तो चलो वीडियो करो अभी तक के लिए रिवाइज, और उसके बाद बात करेंगे हमारी अपकमिंग मुलाकात में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैलकुलस की। हाँ तो भाई बढ़ाए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे। अभी तक की हमारी मुलाकात में हमने डिस्कस किया करंट का चार्ज पे डिपेंडेंसी क्या होती है। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी तो हमेशा होगा, मगर वो टोटल बाई टोटल सिर्फ तभी होगा ओनली इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, और यू कैन से करंट इज कांस्टेंट। मोरओवर व्हाट वी हैव लर्नड इज कि किसी भी चीज को जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखते हो तो वो हमेशा ही छोटा बाई छोटा तो वैलिड होता है, मगर टोटल बाई टोटल तभी होगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन या आपका रेट जो है वो कांस्टेंट हो। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी पे बेस्ड हमने देखा कि भाई अगर हमें रेट कांस्टेंट मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल होगा, वेरिएशन से डील करना होगा, बदलाव से डील करना होगा, तो वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलस। भाई कैलकुलस का फिजिक्स में इस्तेमाल ही तब होता है जब आप बदलाव से डील करते हैं, ऑलराइट, जब आप चेंजेस से डील करते हैं। तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं किसे, बिग चेंज को, बिग चेंज, और डी से डिनोट करते हैं किसे, स्मॉल चेंज को, राइट। तो डेल्टा होता है हमारा बिग चेंज, डी होता है हमारा स्मॉल चेंज। और हमें ये बात ऑलरेडी पता है, ये बात मैंने आपको सिखाई है कि बड़े चेंज से छोटे चेंज की तरफ जाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, और छोटे चेंज से बड़े चेंज की तरफ जाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है बड़े चेंज से छोटे चेंज की तरफ जाएंगे तो तोड़ते हुए जाएंगे, डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे, यानी वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। और इस्तेमाल किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन का। और छोटे छोटे चेंजेस को जोड़कर यदि बड़ा चेंज बनाना है तो जोड़ने का प्रोसेस, जोड़ने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, डिफरेंशिएशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको एनालाइज करना, ऑलराइट। तो आते हैं इनके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पर भी, तो बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलस। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में पहले मैं बात कर लेता हूं डिफरेंशिएशन की, और फिर मैं बात करूंगा किसकी, इंटीग्रेशन की, है ना। दोनों बातों को समझते हैं और देखते हैं कि करंट के जनरल रिलेशन पे किस किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, एंड यू आर गिवन y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x कोई एक कर्व दिया गया है, ठीक है। और यदि आप यहां पर कहें कि शेयर, यदि मुझे बताना हो dy by dx किसी एक पॉइंट पर क्या देगा, dy by dx एट पॉइंट p,
तो मैं वो पॉइंट चूज करूंगा, मैं वो पॉइंट P चूज करूंगा और उस पॉइंट पे बनाऊंगा एक टेंजेंट। उस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा? एक टेंजेंट। वो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, भाई जहां वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां चले जाइए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये होगा एंगल फाई। तो dy by dx एट पॉइंट P जो होता है, ये tan फाई की वैल्यू होती है एट पॉइंट P में। फिर से आपको बता दूं, फाई क्या होगा? जो P पॉइंट पे आपको इंटरेस्ट है वहां पे बनाइए टेंजेंट। टेंजेंट जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनने वाला एंगल यदि फाई है तो इसे tan फाई कहा जाता है। ये रही भाषा में, लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इसे टर्मिनोलॉजी देने की कोशिश करें तो यही क्या कहलाता है? स्लोप या m एट पॉइंट P। तो डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है? स्लोप। जहां डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है उसी प्रकार से इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? एरिया। इंटीग्रेशन से मिलता है हमें एरिया। तो इस बात को समझते हैं। तो देखिए, हम ये कह पाएंगे कि ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, हियर इट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यदि आप यहां पर ये कहें, देखिए यदि आप यहां पर ये कहें कि ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है और हमें पता करना है शेयर, ध्यान से देखिएगा, शेयर इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन लिमिट्स xi टू xf, या फिर आप क्या बोलेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx विद इन लिमिट्स xi टू xf। ये क्या दे देगा? ये दे देगा हमें एरिया। ये दे देगा हमें एरिया। हम कहेंगे एरिया अंडर fx कर्व विद x एक्सिस विद इन लिमिट्स x इनिशियल टू x फाइनल। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैंने आपसे कहा जब आप इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखेंगे बच्चों, तो एरिया भी किसके साथ होगा? x एक्सिस के साथ। यदि यहां dt होता तो एरिया होता टाइम एक्सिस के साथ। यदि dx है तो एरिया है x एक्सिस के साथ। यदि dv है तो एरिया होता v एक्सिस के साथ। कहां से कहां तक होता ये भी तो x के कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। यदि dt होता तो t के कोऑर्डिनेट डिसाइड करते, t इनिशियल टू t फाइनल। यदि dx है तो x के कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे, x इनिशियल टू x फाइनल। यदि dv होता तो v के कोऑर्डिनेट डिसाइड करते, v इनिशियल टू v फाइनल। द लॉजिक इज क्लियर टू यू, ऑलराइट? तो हम बोलेंगे दैट इज एरिया अंडर y इक्वल टू fx कर्व। एरिया अंडर y इक्वल टू fx कर्व कौन से एक्सिस के साथ? विद x एक्सिस। x एक्सिस कहां से कहां तक? विद इन लिमिट्स, कहां से कहां तक? विद इन लिमिट्स xi टू xf। विद इन लिमिट्स xi टू xf। बात आ गई है समझ में? तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको स्लोप देता है और इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है। आइए समझते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को करंट के जनरल रिलेशन से डील करते हुए या रिलेट करते हुए कैसे कैसे सवाल बनते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आ रहे हैं अब ग्राफिकल प्रॉब्लम की तरफ। हम बात कर रहे हैं, ये अभी के इंटरैक्शन का प्रॉब्लम नंबर 4 लिया है मैंने। गिवन है आपको QT, गिवन है आपको QT कर्व, राइट? तो QT कर्व गिवन है आपको समवॉट लाइक दिस, राइट? दिस इज इन कूलम्स, दिस इज इन सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में है, वो कूलम्स में है। ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है, और यहां दिया हुआ है आपको 10, ऑलराइट? और आपसे कहा गया है डिटरमाइन करंट एट, देखिए फर्स्ट पार्ट आपको कहा गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड, सेकेंड पार्ट आपको कहा गया है t इक्वल टू 3 सेकेंड, और थर्ड पार्ट आपसे कहा गया है t इक्वल टू 7 सेकेंड्स। ये है आपके सामने सवाल, ऑलराइट? इसे मैं थोड़ा सा नीटली लिख देता हूं कि यहां देखिए ये है हमारा t एक्सिस, जहां पे t किस में है? सेकेंड्स में दिया गया है, ऑलराइट? तो ये ग्राफ है आपके सामने और आपको कहा गया है कि बताइए करंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या पता है, यहां पर
वी नो, भाई दे रखा है हमें चार्ज वर्सेस टाइम कर्व और पूछा गया है करंट। तो देखो सबके बीच में रिलेशन क्या होता है। वी नो करंट जो होता है वो dq बाय dt होता है, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, या इसी को आप tan phi भी बोलते हैं। सही है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट, यू विल से कि आपको करंट निकालना है कहां पर, आपको करंट निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यानी कि आप dq बाय dt की वैल्यू निकालेंगे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ऑलराइट। और डिफरेंशिएशन से मिलता क्या है, स्लोप, यानी आप स्लोप की वैल्यू m या tan phi की वैल्यू निकालेंगे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए निकालेंगे कैसे, आप कहेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड, मार्क कीजिए सर, तो ये हो गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड मार्क, और यहां पे जो भी आप स्लोप निकालेंगे वो ये phi की वैल्यू होगी। एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, कितना होगा, परपेंडिकुलर लेंथ बाय बेस लेंथ, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, इट इज 10, और ये बेस लेंथ कितनी है 0 से 2, इट इज 2। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर लेंथ दैट इज 10 और बेस लेंथ है 2, और पॉजिटिव में है क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये निकल कर आ जाएगा +5 एम्पियर्स। भाई ये कूलम में है, ये सेकंड में है, तो कूलम पर सेकंड ही क्या होता है, एम्पियर होता है, ऑलराइट। सो दिस इज +5 एम्पियर। जरा आते हैं अगले पार्ट की तरफ। आप कह सकते हैं, देखिए सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है करंट बताना है बेटे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो आप बोलेंगे दैट इज नथिंग बट dq बाय dt एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, व्हिच मींस स्लोप, जिसे आप m या tan phi से भी डिनोट करेंगे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ऑलराइट। तो देखो डायग्राम देखते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड मार्क कीजिए सर, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड कहीं यहां आएगा, है ना। तो यहां यदि हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस आ रहा है, तो किसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए स्लोप कितना होता है, कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है, इसकी स्लोप तो 0 होती है ना। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज ऑलवेज 0। पता है तो याद, बहुत बढ़िया, नहीं पता हो तो याद रखिएगा। सो दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर, ऑलराइट। और तीसरी बात कर रहे हैं, करंट निकालना है एट t इक्वल टू 7 सेकेंड्स, सो यू विल से dq बाय dt की वैल्यू निकालिए एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स, ऑलराइट। तो ये कैसे निकलेगा, आप कहेंगे स्लोप m या tan phi निकालना है आपको एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। तो देखिए कैसे निकलेगा, 7 सेकेंड कहां है, मार्क कीजिए सर, 7 सेकेंड कहीं यहां पर होगा, और यहां जो स्लोप होगा आपकी बात देखिए, पॉजिटिव डायरेक्ट टेंजेंट बनाइए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो यही लाइन आएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यदि आप ये एंगल फाई ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल tan phi नेगेटिव वैल्यू देगा। मोरओवर यदि चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ साथ घट रही है तो करंट नेगेटिव ही हुआ ना। मोरओवर आपको यदि ये tan phi निकालना है तो आप यहां से निकाल लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसमें लगा दीजिए नेगेटिव साइन क्योंकि थीटा है ऑब्ट्यूस। तो कैसे कर सकते हैं हम इसे, परपेंडिकुलर लेंथ देखिए कितना होगा, 0 से लेके 10 तक, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 10, तो इट इज 10 यूनिट्स। बेस लेंथ कितना होगा, 5 से लेके 10 तक, यानी 5 यूनिट्स। सो यू विल से कि इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 and 10 minus 5, so that is equal to minus of 2 amperes, minus of 2 amperes। बात आ गई समझ में, राइट। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले सवाल की, और अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने की कोशिश करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन के बारे में तो बात हो गई, अब देखते हैं इंटीग्रेशन। आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द total charge flown, determine the total charge flown till t equals to 6 seconds, till t equals to 6 seconds, all right। और देखिए कर्व क्या गिवन है आपको, भाई टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम जो है वो इन सेकेंड्स गिवन है एक्स एक्सिस में, और करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है भाई,
करंट का नेगेटिव होना सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा बताता, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और फिर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो क्लॉकवाइज होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिस तरीके से किसी भी वेक्टर का नेगेटिव होना सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा बताता है, ठीक उसी प्रकार से करंट का नेगेटिव भी होना उसकी दिशा बताता है, बावजूद इस बात के कि करंट इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऑलराइट, current is a scalar physical quantity and sometimes also it may be written as a tensor physical quantity। all right, और इसके बारे में जो मेन बात है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आते हैं। करंट जो है बच्चों वो एम्पियर में गिवन है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में गिवन है, और यहां पे 5 एम्पियर, दिस इज 0 एंड इट इज डॉट 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 2। तो 5 एम्पियर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे फ्लो कर रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये करंट 0 हो रहा है और उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको t इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक कितना करंट फ्लो हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम यहां बात कर सकते हैं ऐसी कि फिलहाल जितनी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं, चलिए मैं उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। इन एम्पियर्स एंड हियर इट इज t इन सेकेंड्स। ऑलराइट, और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये देखिए ओरिजिन है 0,0 0,0। ऑलराइट, और आपने कहा ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे करंट 5 एम्पियर था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट हो गया है 0। तो देखो बच्चों, यहां जो एंगल अल्फा होगा यहां पे भी वही एंगल अल्फा होगा। यानी कहना मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर 2 यूनिट्स चलने पे 5 यूनिट्स आप नीचे आते हो, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो ग्रेडियंट तो हर बार एक जैसा रहेगा। यानी 2 यूनिट आगे चलोगे तो 5 यूनिट नीचे गिरोगे। ऐसे ही 2 यूनिट और आगे चलोगे, 4 तक पहुंचोगे तो 5 यूनिट और नीचे गिरोगे, यानी आप कहां तक पहुंचोगे? -5 तक। ऐसे ही जब 2 यूनिट और आगे चलोगे और 6 तक पहुंचोगे तो 5 यूनिट और नीचे गिरोगे। 5 यूनिट और नीचे गिरने का मतलब क्या है? कहीं यहां पर है बॉस, यहां पर होने का क्या मतलब है? यहां पर होने का मतलब है, देखिए यहां पर होने का मतलब है कि आप आ गए -5 से 5 यूनिट और नीचे, यानी आप पहुंचे -10 पे। आप कहां पहुंचे? -10 पे, और ये रहा आपका कर्व कुछ यहां तक। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपसे पूछा जाता है कि बताइए टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकलेगा। तो आप बोलेंगे हियर Q total will be equal to नेट एरिया। नेट एरिया बताना है भाई आपको, नेट एरिया है ना। Q total क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ I dt विद इन लिमिट 0 to 6। तो आप क्या बोलेंगे? 0 से लेके 6 सेकेंड्स तक जो नेट एरिया आ रहा है उसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऊपर वाला एरिया होगा पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया होगा, ये वाला सारा का सारा एरिया कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो ऊपर वाला एरिया जो पॉजिटिव एरिया है उसे लिखते हैं तो पॉजिटिव ऑफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो व्हाट इज द बेस लेंथ? 2 एंड व्हाट इज द हाइट? दैट इज 5। माइनस नीचे वाला भी तो एक बड़ा सा ट्राइंगल है ना। तो नीचे वाला बड़ा सा ट्राइंगल क्या होगा? उसका एरिया भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ, what is the base length? 2 plus 2, that is 4. And what is the height? That is 5 plus 5, that is 10. बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब Q total देखिए क्या होगा? Q total will be equal to, ये निकल कर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, you got 5 minus 2, 4 कैंसिल आउट होगा तो 2, it is 20, all right? तो Q total will be equal to minus of 15 coulombs. Q total will be equal to minus of 15 coulomb and that's your result. बात आ गई समझ में? So this completes the discussion of use of calculus in the general relation of current with charge and time as well as उनका geometrical interpretation. Geometrically हमें differentiation से slope मिलता है और integration से area. Alright? तो इस लेक्चर को आपको मेरे हिसाब से आप समझ में तो सब कुछ आ गया होगा। जो क्लास नोट्स आपको दिए जाएं उन्हें पलटिएगा जरूर। ऑलराइट, एक क्विक रिवीजन के बाद थोड़ा सा गैप लीजिएगा और उसके बाद मजे मजे में पढ़ाई करनी है हमें कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के साथ।
छोटी छोटी बातें कुछ और सीखेंगे और उसके बाद पहला लेक्चर जो होगा वो कंप्लीटली फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। फिर मूव ऑन करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और लगाएंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी और फिजिक्स। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड, बाय।